बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IT ट्यूटोरियल उर्दू PI पार्ट 5। और इस प्रोग्राम में मैं आपको HTML से PHP में वैल्यू ले जाते हैं और साथ में एरे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका तरीका बताऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने काम किया था तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हमने सबसे पहले index.php बनाई थी और जिसमें फॉर्म बनाया था हमने, ठीक है ये। और दूसरा जो है वो total.php और उसके अंदर हमने उस सारी वैल्यू को वापस लेकर आ गए थे। पिछले एक सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं और उसको हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो है लोगों का नाम होता है, ईमेल एड्रेस होता है और फिर उनके घर का एड्रेस होता है। तो हम उन तीनों चीज़ों को जो है बार बार रिपीट कर देते हैं। मिसाली तौर पे आप एक दफ़ा एक बंदे का नाम लिखेंगे, उसके घर का एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, सबमिट कराएंगे, वो फिर आगे जाएगा, फिर दोबारा पीछे आप आएंगे। तो इससे अच्छा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा डेटा एंट्री को कर देंगे और जब डेटा हमारे इंटर हो जाएगा तो जैसा कि आपका प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, जो भी चीज़ें जो भी आप इंटर कर रहे हैं वो सब का सब आप चाहें तो सेव कर लें या दूसरे पेज पे ले आएँ। तो अब मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैं ये इन सब चीज़ों को यहीं ऐसे ही छोड़ दूँगा, ठीक है। इनको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। इनको फ़िलहाल समझ लें आप कि कस्टमर नेम और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बार बार लूप में दिखाऊंगा और लूप में दिखाने का यानी 4 दफ़ा या 5 दफ़ा में अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, मुझे टाइम लगेगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पर फॉर्म के बाद, ये याद रखिएगा कि फॉर्म के बाद मैं PHP स्टार्ट कर दूँगा। ऐसा ना हो कि फॉर्म को 5 दफ़ा आप लूप में ले आएँ, सही है। फॉर्म तक आपने अलग रखना है और अब यहाँ पे PHP फॉर्म के बाद स्टार्ट कर देना। यूँ समझ ले प्रोडक्ट नेम से पहले आपको लूप चलाना है तो यहाँ पे आपने फॉर को लूप लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर अब वही है कि कितनी दफ़ा आपने लूप घुमाना है। अगर आप 3 दफ़ा चाह रहे हैं, 2 दफ़ा चाह रहे हैं या 5 दफ़ा चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से लूप बनाइएगा। $i की वैल्यू जो है वो मैं 1 रखता हूँ। फिर उसके बाद $i जो है वो लेस देन हो जाए 4 से, ठीक है। तो अब आप अगर इसको यानी इसका मतलब है लूप जो है 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। और अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो जो है वो लूप जो है वो 4 दफ़ा चलेगा या फिर मैं इसको 5 कर दूं, ये हमारे ऊपर है। अगर मुझे 3 दफ़ा दिखाना है अपने नीचे तो 4 दफ़ा, ठीक है, नहीं तो मैं 5 नंबर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा लूप 4 दफ़ा चलेगा और $i हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा हर दफ़ा, हर लूप पर। तो ये फॉर का लूप लगाया, लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा लूप चल रहा है और उसके अंदर ये HTML की फाइलें आ रही हैं, सही है। तो ये सबमिट जो है ये याद रखिएगा, ये बार बार नहीं आए, सबमिट को नीचे कर दिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दोबारा PHP स्टार्ट कर दिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो वो सही काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लिख दें। अब आपने बताया, अब ये आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया लूप, सही है। और इसके अंदर आपकी क्या होगा कि आपका फॉर्म देखेगा कि ये लूप आ रहा है, ठीक है। आपका सर्वर जो PHP जो है वो ये देखेगा कि ये लूप आ रहा है और यहाँ तक ये बोलेगा हाँ भाई लूप है, जो भी चीज़ है इसमें लूप चला दो। इसके बाद जो भी है वो सब कुछ HTML जो है वो पढ़ लेगा और वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये वापस नीचे आएगा तो लूप का जो है वो उसको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ जाएगा। अब जैसे ही लूप का कर्ली ब्रैकेट आएगा ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू प्लस हो जाएगी यानी कि 2 हो जाएगी। 2 छोटा है 5 से, तो फिर दोबारा ये लूप चलेगा नीचे तक, फिर दोबारा ऐसे ही ऊपर जाएगा और ऐसे ही ये करते करते 4 दफ़ा हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देखा जाए तो इसके अंदर एक मसला ये नज़र आता है, यहाँ पे हर इनपुट की जो नाम है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, सब तकरीबन सेम है, प्राइस, हर चीज़ सेम आ रही है हमारे पास। तो अब हम इसको जो है इन सबको हमें चेंज करना होगा। तो अब जैसे ये देख रहे हैं, अब नेम प्रोडक्ट है, तो अब हमें इसके आगे इसको चेंज करने के लिए हमें एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एरे क्या होता है, एक बॉक्स यानी थैली, मैंने कही थी ना, एक थैली के अंदर 5 चीज़ें रख दें आप और फिर वापस निकाल लें, वैसे ही इसको आप एरे को बॉक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बॉक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें खाने बने होते हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर खाने बने हुए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे खाने बने हुए। अब 0 में आप जो चीज़ रखेंगे वो 0 में आएगी, यानी कि प्रोडक्ट उसमें आप जो भी लिखेंगे क्या क्या होगा वो 0 में चला जाएगा पहले वाले में। अब मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्राइस, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट नेम की खाली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। CD-ROM
सही है, प्रोडक्ट नेम, रैम, मेमोरी और आखिरी में मैं कीबोर्ड लिख देता हूँ। तो अब ये आप देख रहे हैं इनपुट फील्ड के अंदर अलग अलग है। हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, रैम हो गया और कीबोर्ड हो गया। अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो मेरा सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा टोटल यानी करने पर, कैसे उसको पता चलेगा कि जो है हार्ड डिस्क कौन सा है, CD रोम कौन सा, क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे। अगर मैंने पीछे चेंजेस नहीं की तो जो आखिरी में कीबोर्ड है वही सामने आ जाएगा। सही है, मैंने सबमिट किया, देखा आप सिर्फ कीबोर्ड के हवाले से उसने बात कर दी और शुरू की जो तीन है उसको वो भूल गया, यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू वो दिखा देगा। ऐसे में हम लोग जो है एरे बना लेते हैं। इसको आप जो है लाइब्रेरी बॉक्स कह लें, ठीक है। एरे जो है उसमें कि एक ऐसे खाने जो बने होते हैं ना कि एक ज़ीरो नंबर पे एक खाना बना हुआ है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, जिस पे जो चीज़ रखेंगे आप वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। खैर, अभी डॉलर में ABC यूज़ करता हूँ और एरे के लिए हमेशा याद रखें छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट ओपन और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के भी आगे अभी मैं लगा देंगे, मैं भी इसकी मज़ीद डेफिनेशन आपको दे दूंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम कैसे काम करते हैं, बस हमने ये लगा देना है। इसका मतलब है कि अब हमें एक अदद बॉक्स चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। जो पहली वैल्यू आएगी वो 0 में चली जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, 1 में, फिर इसी तरह से 3 में, 2 में, 3 में, ठीक है। एक एक करके स्टेप वाइज बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा और अगर मैं इसको लगा दूंगा तो ये क्या होगा कि इसके अंदर बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स हमेशा 0 से स्टार्ट रहेगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 और जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएं। प्राइस और क्वांटिटी में भी मैं बॉक्स बना देता हूँ, यानी एरे लगा देता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी जो भी जितनी दफ़ा लूप चलेगा तो उतनी दफ़ा सारी की सारी वैल्यू बॉक्स के अंदर आती चली जाएंगी। यानी जितनी दफ़ा आप उसको लूप चला दें कोई मसला नहीं है, वो सारी की सारी वैल्यू उठ के आ जाएगी किसके अंदर, पोस्ट प्रोडक्ट के अंदर। अब ये सारी की सारी वैल्यू इसमें आ गई, अब इससे वापस निकालनी है हमें ये वैल्यू, क्योंकि ये एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको हमें खोलना पड़ता है। तो हमें उसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर का लूप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने टोटल प्राइस को तो मैंने कमेंट्स बना के फॉर $i = 0, याद रखिएगा कि 0 से, क्योंकि हमें वो करना है अपना बॉक्स का, क्योंकि पहला नंबर 0 है इसलिए हम $i को 0 ही रखेंगे इसमें। $i छोटा है लेस देन। अब एक नई कमांड है काउंट, सही है। काउंट का मतलब है गिनना। अब हमारे पास जब भी एरे होता है और हम उसको गिनना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी आइटम्स है, तो उसको हम इस तरीके से वेरिएबल को लिख देते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गिन लेता है कि इस बॉक्स के अंदर कितने आइटम हैं। तो अब ये हमें बता देगा कि इस बॉक्स के अंदर 2 आइटम है, 3 आइटम है, 4 आइटम है, जो भी है, जितने आइटम होंगे उसने वो कर देगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा काउंट $प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो अब ये इसको हिसाब किताब करेगा कि 3 दफ़ा घूमना है, 4 दफ़ा घूमना है, 5 दफ़ा, जितनी प्रोडक्ट जितनी दफ़ा इसमें लिखी हुई होगी उतनी दफ़ा वो घूम जाएगा। फिर $i ++ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक को कराते हुए याद रखिएगा $प्रोडक्ट, क्योंकि हमने सारी की सारी प्रोडक्ट एक साथ नहीं दिखानी होगी, ठीक है, हमें हर दफ़ा अलग अलग करके दिखानी होगी। तो हम इसके आगे फिर बॉक्स लगाएंगे और उसमें $i लिख देंगे। तो पहला लूप चलेगा, i 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 सामने आ जाएगी। जो $i जो है उसकी वैल्यू 1 होगी तो दूसरी प्रोडक्ट आपके सामने आएगी। $i 2 पे तीसरी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसकी जगह डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि लूप तो चलेगा लेकिन वही चीज़ सामने आ जाएगी। जैसे मैं 3 नंबर लिख देता हूँ तो अब प्रोडक्ट नंबर 3 पे, यानी कि जो चौथी बनेगी, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो जो चौथे नंबर पे जो प्रोडक्ट होगी वही चीज़ आ जाएगी। और लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा, तो 4 दफ़ा वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे बल्कि लिख के दिखा देता हूँ। और कंप्यूटर, ठीक है, प्रोडक्ट दूसरे हार्ड डिस्क, प्रोडक्ट मेमोरी, CD रोम, ठीक है। तो ये अब मैंने करके जैसे ही टोटल करूँगा तो 4 दफ़ा CD रोम लिखा हुआ आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम एरे के अंदर से वैल्यू को निकालते हैं। अगर हमने अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, बिग ब्रैकेट और उसके बाद 3 लिखा है तो 3 नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसको $i कर देते हैं दोबारा, तो क्या होगा कि $i 0 था तो 0 पहले आएगा, फिर $i प्लस हो के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट 2 और फिर इसी से 3, ठीक है। तो वो 0 1 2 3 यानी कि चारों के चारों प्रोडक्ट सामने ले आएगा। तो जितनी दफ़ा अकाउंट में प्रोडक्ट होगी उतनी ही दफ़ा वैल्यू सामने आएगी। अगर आपके पास अकाउंट के में आपने सिर्फ 2 दफ़ा प्रोडक्ट लिखी है और 4 दफ़ा प्राइस लिखी है तो 2 दफ़ा ही प्रोडक्ट आएगी, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं अभी इसको CD रोम की जगह पैक करता हूँ, DVD रोम कर देता हूँ, ठीक है। पहला कंप्यूटर है हमारा और हार्ड डिस्क है, यहाँ CD रोम को जगह मैं DVD कर देता हूँ टोटल। तो आप देखें कंप्यूटर आया पहले, हार्ड डिस्क आया, मेमोरी आया, DVD आया। अगर मैं बीच में कोई चीज़ गायब कर दूंगा तो वो सिर्फ 2 दफ़ा लूप चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी 2 दफ़ा जाएगी तो 2 दफ़ा लूप दिखाएगा। तो ये कैसे हम इसको लॉक लगाते हैं कि इतनी ही दफ़ा घूमे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे जाके। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं बताता चलता हूँ। एक लम्हे के लिए अपने आप को बिल्कुल रिफ़्रेश कर लें, थोड़ा सा दिमाग, बल्कि मैं एक नई चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल समझ लें कि जो कुछ समझ लिया वो आपको दोबारा याद आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये जब हम स्लैश स्टैटिक लगाते हैं और फिर उसके बाद स्टैटिक स्लैश, तो इसका मतलब है ये मल्टी लाइन कमेंट्स बना रहे हैं, यानी ये सब चीज़ें हमने अपनी याद दहानी के लिए बना ली कि ये हमने काम किया था, बस ठीक है, ये इतना का इतना काम हमारा पहले हुआ था, अब हम नया काम करेंगे। तो यहाँ पे जबकि आप सिर्फ स्लैश लिखेंगे तो सिर्फ एक लाइन को आप कमेंट बनाएंगे, ठीक है। स्टैटिक और स्लैश के साथ आप, इसका मतलब पूरी लाइन आपने ऊपर से लेके 4 5 6 7 जितनी भी लाइन है सबकी सबको आपने कमेंट्स बना दिया। PHP के अंदर एरे कैसे बनाते हैं, तो डॉलर प्रोडक्ट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, इक्वल, और इसके बाद जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख के, यानी जो भी हम टैक्स देना चाहें या नंबर देना चाहें वो हम लिख देंगे। और अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद प्रोडक्ट के अंदर 0 लिख देंगे या 1 नंबर या 2 नंबर, ये आपके ऊपर है। तो फिलहाल स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर कंप्यूटर में लिख देता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन। तो अब ये मैंने बताया कि मेरे पास प्रोडक्ट का एक बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर मौजूद है। फिर दोबारा मैं लिखता हूँ और इसमें 1 करके कह देता हूँ हार्ड डिस्क, और ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम सारी वैल्यू लिखते चले जाते हैं, और जब भी हम इनको वापस अपने कंप्यूटर में दिखाना चाहते हैं तो फॉर लूप के ज़रिए हम एरे को कॉल कर देते हैं। तो $i हमेशा इक्वल 0 रखिएगा, $i छोटा है काउंट से, और काउंट के अंदर प्रोडक्ट की वेरिएबल को हम लिख देंगे, सही है। तो ये सारे तरीके $i प्लस प्लस, आपको पता है कि ये हर बारी में एक दफ़ा राउंड पे बढ़ाता जाएगा, और जितनी दफ़ा प्रोडक्ट लिखी होगी उतनी दफ़ा प्रोडक्ट को वो शो कर देगा। जब हम इको कराएंगे तो ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के साथ हमें बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर वाले प्रोडक्ट को हम दिखाना चाह रहे हैं, वरना एरर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अब क्या होगा कि एक पहली बार नंबर पे 0 पे कंप्यूटर दिखाएगा और दूसरी बारी में हार्ड डिस्क। पेज रिफ्रेश करने के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। अच्छा, अब मैं इसमें एक और ही दफ़ा अगर करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट नंबर 2 डालना पड़ेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि ये 0 1 2 3 सब लाइन से हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हो सकता है आपकी कोई वैल्यू होने की वजह से, लाइन में ना होने की वजह से जो है वो लूप कम चलेगा और आपकी सारी चीज़ें सामने नहीं आ सकेंगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, DVD जो मैं बुला रहा हूँ वो सब का सब आ रहा है। तो ये हमारा हिसाब किताब इस तरीके से हो गया। और एक और तरीका है, हम एक सिंपल जो है वेरिएबल बना देते हैं और कहते हैं कि ये वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो बराबर है एरे के। तो यहाँ पे आप लिख दें और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर अब आप एरे के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखनी है वो या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के ज़रिए लिखें आप, या फिर सिंगल कॉमा के ज़रिए लिखें। तो यहाँ पे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करता हूँ और इसमें जो है मैं
कंप्यूटर लिखता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये याद रहे कि ये जो मैंने कंप्यूटर लिखा है ये कौन से बॉक्स नंबर 0 में चला गया। तो इसी तरीके से मैं कॉमा डालता हूँ। अब इसका मतलब है मैं बॉक्स नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे जो भी चीज़ डालनी है वो मैं सिंगल कॉमे के अंदर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क और फिर मैं DVD लिख देता हूँ। ठीक, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाना लाजमी है। और तो अब मैंने जो है वो अपने पास एरे बनाया है 0, 1 और 2। तो ये 3 बॉक्स है एरे के, यानी मेरा जो एरे है जो वो बेसिकली बॉक्स और उसके अंदर 3 खाने हैं। ये सब के सब बॉक्स उठ के किस में चले गए, प्रोडक्ट में चला गया। बाकी सारा तरीका वही सेम है कि हमने जब भी हम एरे बनाएंगे उसको सबके सब प्रोडक्ट में चला गया। अब प्रोडक्ट से हमें कैसे निकालना है उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये कि हमने फॉर का लूप यूज़ कर लिया और एक एक करके प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते चले गए। $i के ज़रिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये दूसरा तरीका था एरे बनाने का। तो दोनों तरीके को याद रखिएगा। फ़िलहाल मैं अभी इन सबको डिलीट करके मैं दोबारा उस पर जाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। हमने HTML के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ किया है, जबकि प्राइस और क्वांटिटी अभी बाकी है इसमें। तो फॉर के लूप के ज़रिए क्योंकि प्रोडक्ट बार बार आएगी वैसे ही प्राइस भी बार बार आएगी, क्वांटिटी वैसे ही बार बार आएगी। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा पीछे पेज पे जाता हूँ अपने और उनको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, फॉर के लूप में हम लोगों ने बताया है कि हमारे पास इको प्रोडक्ट डॉलर इस सूरत में आ जाए। फिर मैं एक और दफ़ा इको करवाता हूँ और यहाँ प्रोडक्ट की जगह प्राइस कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अगर 4 दफ़ा लिखी है तो प्राइस भी 4 दफ़ा लिखी होगी और क्वांटिटी भी 4 दफ़ा लिखी होगी मैंने। तो यही वजह है कि वो जितनी दफ़ा मैं प्रोडक्ट लिखूँगा उतनी ही दफ़ा मैं प्राइस भी लिखूँगा, उतनी ही दफ़ा क्वांटिटी भी लिखूँगा। और इसको हम रिक्वायर्ड की एक कमांड होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ इनपुट के अंदर जब डाली नहीं जाए तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। ये कमांड आप किस में डाल रहे हैं, इनपुट के अंदर डाल रहे हैं। और जब भी आप इनपुट में जब भी रिक्वायर्ड डालेंगे तो इसका मतलब ही यही है कि जब तक कि वो इस फील्ड के अंदर कोई एंट्री ना कर दे तब तक वो आगे ना बढ़े। और ये जो है ये HTML5 की जो है वो ख़ास एक कमांड है और इसके लिए हमें जो है अपने पेज के ऊपर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे हमने HTML का टैग लगाया है। पहले मैं लूप को थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको जो है मैं 3 कर देता हूँ और इसको ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि 2 दफ़ा लूप चलेगा, क्योंकि I1 होगा तो लूप चल जाएगा, फिर I2 होगा तो लूप चल जाएगा, I3 होगा तो लूप रुक जाएगा। 2 दफ़ा लूप मेरा चल जाएगा फॉर। तो ये फॉर के लूप को दिमाग में थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और अब मैं जो है यहाँ पे टैग लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद में डॉक टाइप DOCTYPE, ठीक है, HTML क्लोज टैग। तो ये डॉक टाइप मैंने कैपिटल से लिखा है, कोई छोटा लिखता है कोई बड़ा लिखता है, आपकी मर्ज़ी है जैसा चाहे लिख। नेक्स्ट कमांड जो है वो रिक्वायर्ड की है। जब भी हम इनपुट के अंदर है उस इनपुट में यूज़र को लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है। अगर वो नहीं लिखेगा तो सबमिट की वैल्यू काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम अपने आप तमाम काम को सेट कर लेते हैं। तो इस को आप अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लें, डॉक्यूमेंट टाइप HTML और प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का एरे बनाया हमने और फिर मैं मादत खाऊँ कि मैं जो बना सका वो मैंने बना दी है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है अगर अच्छा लग रहा है तो बताएं, नहीं लग रहा है तो भी बताएं। शुक्रिया।